जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आपका टीचर आपका ट्यूटर एक दफ़ा एक और लेक्चर के साथ क्लासिकल पोइट्री कोर्स कोड 905 और बीएस इंग्लिश अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। और आज हम यूनिट नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 जो है ना वो डिस्कशन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, मेरा कुछ डिफरेंट मोड है क्योंकि ये इतने सारे लंबे चैप्टर हैं और मैं आपको पूरा एक चैप्टर जो है ना वो लेक्चर में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। एक्चुअल तो एक एक जो है ना चैप्टर तीन तीन चार चार लेक्चर पे कंप्राइजेस होना चाहिए, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट अंदाज में शॉर्ट टाइम में आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा हूँ शॉर्ट अंदाज में, इसलिए 30-35 मिनट की वीडियो बनती है। आज भी मैं उसी चीज़ों को देखूंगा जिसमें बहुत सारी पोएम्स हैं, तीन चार पोएम्स हैं इस चैप्टर में, और उनकी जो नीचे ट्रांसलेशन की हुई है, जो इंटरप्रिटेशन की हुई है, वो खुद ही इस बुक्स में मौजूद है। मैं उसी को समराइज करते हुए प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा एक न्यूली मेथड है जो आप जो है ना इन तमाम चीज़ों को शॉर्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आइए यूनिट 5 की तरफ। इससे पहले कि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो मैं डिटेल में नहीं जाता होता, क्योंकि अगर इन दोबारा इन तमाम चीज़ों की वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो एक लेक्चर जो है ना, एक यूनिट आपका 5-5 लेक्चर पे कंप्राइजेस होगा, देन इसको कंप्लीट किया जाता है। अगर एक थॉरोली जो है ना हर चीज़ को ट्रांसलेट करूं तो मैं आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करता होता हूँ। असल चीज़ होती है कंसेप्ट। किसी भी लेसन्स का, किसी भी चैप्टर्स का, किसी भी जो है ना बुक्स का और उसके जो थीम्स का जो कंसेप्ट होना है उसको समझना चाहिए। उन कंसेप्ट को समझते हुए आप उनके साथ कंपैरिजन करने के बाद अपनी प्रिपरेशन का आगाज कर सकते हैं और उनमें अपने तमाम चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो आज यूनिट नंबर 5 में जॉन डॉन 1572 से 1631 का जो है ना डिस्कशन होने वाला है। तो इसमें ओवरव्यू है, इसमें कंटेंट है, इसके बारे में ओवरव्यू है, वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव इनके क्या था। तो ये कुछ उनकी लाइफ के बारे में है और उनकी तीन चार पोएम्स जो है ना वहाँ पे डिस्कशन हुई है। गुड मॉर्निंग है, द सन राइजिंग है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, फॉरबिडिंग वीपिंग है, लव इज इन्फिनिटीज है और होली सुनट है। ये पांच किस्म की जो है ना बी नॉट बी प्राउड, ये छह किस्म की पोएम्स जो है ना डिस्कशन हो गया। तो इनको मैं समरी आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। अगर इनको डिटेल में डिस्कशन किया जाए तो कम से कम इसमें जो है ना आपको 8 से 10 लेक्चर रिकॉर्ड होने चाहिए, 10 से 15-15 मिनट के, देन आप इसकी डिटेल को समझ सकते हैं। तो इसके फिर एज यूजुअल सबरी पॉइंट्स हैं और देन उसी तरह आप इन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो जॉन डॉन जो है ना वो एक इसकी तारफ यही है कि ये इंग्लिश ऐसा पोइटर है जिसमें 17वीं सदी में इसने अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री का आगाज किया। यानी कि मेटाफिजिकल हम उसको कहते हैं जिसका जिस्म के साथ कोई कंसर्न ना हो। एक जो प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक जो लव होता है, जो एक ट्रायंगल होता है इन तमाम चीज़ों के दरमियान, एक हॉली साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट, उन चीज़ों को इनकी पोइट्री में आपको कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें जो है ना अचानक ऐसी पोएम्स का भी यहाँ इसने और लोगों के बारे में जिक्र किया गया है जो लव को करते तो हैं अपनी पोएम्स में, और रिलीजियस पोएम्स भी है इसमें, और हॉली स्टूडेंट्स टाइप भी जो है ना इसमें तमाम चीज़ों का ओवरव्यू दिया गया। ऑब्जेक्टिव इसमें वही है कि हम इसमें क्या 8-9 चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, क्या सीखना है, मेटाफिजिकल बारे में सीखना है, और जॉन डॉन की लाइफ है, और इसकी पोएम के बारे में गुड मारो है, द सन राइजिंग है, और इसके अलावा वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग है कि रोना नहीं है और रोने से मना कर रहा है वो। फिर इसके अलावा मतलब कराहने से मना कर रहा है, रोने से नहीं कराहने से मना कर रहा है, फिर रोने से मना कर रहा है। फिर यहाँ पे लव इज इन्फिनिटी यानी कि लिमिटलेस है, इसकी कोई हद नहीं है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और कुछ आर्गूमेंट्स हैं, कुछ काउंटर आर्गूमेंट्स हैं जो हॉली सुनट के कंटेक्स्ट में, ये भी इसकी नज़म है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इसमें शॉर्टकट जो है ना वो देखने पाएंगे। सब 1571 से 1631 में इसका जो है ना न्यू पोइम का है, पोइट्री का, इसका मेटाफिजिकल जिसको कहा गया है, वो 16 और 17वीं सेंचुरी में अवाइल में इसने जो है ना किया। नाम इसका डॉन है, कंपोज किया गया सॉन्ग्स को और सुनट के कंटेक्स्ट में। ही रोट लव्स पोएम एंड आल्सो रिलीजियस पोएम, लव की पोएम्स भी लिखी और मजहबी जो है ना नज़में भी इसने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। और न्यू स्टाइल के साथ इस पोइट्री को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में
एलिजाबेथ एज, यानी कि एलिजाबेथ की जो उम्र थी, कन्वेंशनल जो रवायती अंदाजा है उसी कंटेक्स में इसको पेश किया गया। हिज पोइट्री रिप्रेजेंट हिज वास्ट नॉलेज, उसका वसी नॉलेज को और उसकी काबिलियत को अपने अल्फाजों में जो है ना प्रो लेती है। रिटन इन कन्वर्सेशनल स्टाइल, डॉन पोइट्री ऑफन कंटेन्स आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स भी यहाँ पे इसको मिलते हैं डॉन की पोइट्री में, और शायरी के वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू में मिलता है। द लाइफ एंड द वर्क ऑफ जॉन डॉन, इसकी लाइफ और इसके बारे में क्या है कि 1571 लंदन में ये पैदा हुआ था, और हिज फादर जॉन डॉन वर्कड फॉर हिज अरेंजर, इस कंपनी के जो है ना वो वर्कर थे। डॉन हिज फादर बिलोंग टू वेल्स एंड वाज ए स्टॉन्च रोमन कैथोलिक। स्टॉन्च रोमन के अवाइल में जो है ना उसका दौर का तस्करा मिलता है। सिमिलरली डॉन हिज मदर कॉल्ड एलिजाबेथ, उसकी मां का नाम भी जो है ना एलिजाबेथ था। हेवर्ड वाज आल्सो रोमन कैथोलिक, और वो भी एक रोमन कैथोलिक थे। हर फैमिली डिड नॉट कन्वर्ट टू Protestantism despite several pressures. She was closely related to Sir Thomas More, who was a कोटरी ऑफ द, वो उनका एक ऐसा तल्लक था सर थॉमस के साथ। मोर ही वाज ए कोटरी ऑफ द किंग ऑफ द इंग्लैंड हेनरी वी थर्ड, यानी कि 18 बट 8 जो है ना ही रिफ्यूज टू सपोर्ट द किंग व्हेन ही गिव हम ए रोमन कैथोलिसिज्म एंड बिकम ए प्रोटेस्टेंट। सर थॉमस मोर वाज beheaded for not giving up his faith। और ये वहाँ पे उस वक्त की जो कैथोलियम की आपस में लड़ाई थी कि उसमें गिव अप नहीं किया था, और उसी कंटेक्स्ट में उनके जो प्रोटेस्टेंट थे जो उस वक्त जो वहाँ पे बाहर निकलते थे और उसके अगेंस्ट जो उसकी आवाज़ थी और अपने बिलीव को उसके अगेंस्ट जो है ना उन्होंने गिव अप नहीं किया था। सिमिलर एलिजाबेथ फादर जॉन हेवोड डिस्पाइट हिज अकम्पलिशमेंट एज अ पोइट, अगर हम उसकी अकम्पलिशमेंट का जिक्र करें सिमिलरली एलिजाबेथ फादर का जॉन हेवर्ट के डिस्पाइट हिज अकम्पलिशमेंट एज ए पोइट प्ले राइट, उन्होंने प्ले राइट किया। म्यूजिशियन को रिसीव्ड एनी फॉर फ्रॉम द गवर्नमेंट, और म्यूजिशियन रिवार्ड जो है ना उन्होंने रिसीव किए रिलीजियस बिलीफ्स के कंटेक्स में। हिज ब्रदर जेस्पर हॉवर्ड वाज ए रोमन कैथोलिक प्राइस्ट एंड आल्सो ट्रांसलेटर ऑफ ऑल लैटिन प्लेज, कि वो ना सिर्फ कैथोलिक प्राइस्ट थे, उन्होंने आस्लो तर्जमा किया लैटिनी प्लेयर्स का अपनी आवाज़ में, अपनी लैंग्वेज में। डॉन हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज ओनली 5 ईयर, 5 वर्ष का था जब वो उसका बाप दुनिया से चला गया। इनिशियली ही वाज taught privately, but later he attended Oxford and then a Cambridge University, but could not receive a degree from either university because his Roman Catholic beliefs, Roman Catholic beliefs जो उस वक्त एक अकायद थे उसमें बहुत झगड़ा हुआ था, जिसका उसकी वालदा ने उसके आपस में इन्होंने जो है ना वो गिव अप नहीं किया था, हथियार नहीं डाले थे। ये अगर इसकी डिटेल में बात करूँ तो वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, सो हम टू दी पॉइंट ही चलते हैं। ही आल्सो स्टडी, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया लेकिन वो डिग्री हासिल नहीं कर सका। ये कुछ यहाँ पे है, और वो एक महाजर बन गया टू वेल नोन रोमन कैथोलिक के प्राइस्ट विलियम हेरिटेज। हेनरी डॉन डाइड ऑफ द प्लिज वाइल ही वाज इन प्रिजन, वो कैद में ही जो है ना वो हेनरी उसकी डेथ होगी, और द डॉन हिज फैमिली सफर्ड बिकॉज वो एक ऐसे हालात में मुब्तला हो गई, सफर्ड करना शुरू किया। रिफ्यूज टू रिनाउंस देयर रोमन कैथोलिक बिलीफ्स, और उन्होंने इससे इनकार कर दिया। द जॉन डॉन होवर गिव अप हिज रिलीजियस बिलीफ्स, और आखिरकार जो है ना उसने रिलीजियस बिलीफ जो उसका अकीदा था उसमें गिव अप कर दिया। किसने? जॉन डॉन ने 1615 में। एंड इन ऑर्डर टू प्लेस द इंग्लिश किंग जेम्स आई इन कन्वर्टेड टू द प्रोटेस्टेंट, और वो उनके जो प्रोटेस्टेंट थे अपने अपने अकीदों के बारे में उनमें वो शामिल हो गया। ये कुछ उसकी इब्तदा थी। एज ए A clergyman, he delivered sermons. He established a reputation as an eloquent speaker. 160 of his sermons survive. They testify the ability to produce impressive prose in English language. Thus, besides being a poet, Donne was prose राइटर एंड स्पीकर हुआ। 160 किस्म के जो है ना उन्होंने वो ऐसे वो चीज़ें पादरियों के सैलरी जोएम्स ही डिलीवर्ड सरमन्स के जो उन्होंने स्टैब्लिश किया था अपनी रेपुटेशन को। 160 किस्म के अवाइल जो है ना वो उनकी तहरीरें मिलती हैं। एंड एक्सप्रेस हिम सेल्फ, और उन्होंने अनफोर्सफुली और उसमें अपने प्रोज में अपने डॉन ने एज ए स्पीकर जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस किया है। डिलीवर्ड हिज लास्ट sermon title is Death Is Dole in 1618. King Carlos he died on
मार्च 16 के बाद जो उस वक्त का जो किंग था चार्ल्स था 1631 में वो दुनिया से रुखसत हुआ। मार्च 1631 में उसके अवाइल में इन तमाम चीज़ों का इजहार किया अपने पोइट्री के थ्रू। ये कुछ हिस्ट्री यहाँ पे डियर स्टूडेंट मिलती है, इसको आप मजीद आप डिटेल में लिख सकते हैं कि सर डॉन थॉमस में डॉन ने अपनी ज़िंदगी का और अपनी एक सेक्रेटरी के ओहदे से अपने आगाज़ किया और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वो किस अंदाज में पोएटिक की दुनिया तक पहुंचा। द इंग्लैंड पोएटिक 16th सेंचुरी इंक्लूडिंग सर थॉमस वाइट हेनरी, कि वो सर थॉमस वाइट और हेनरी, सर एडमंड स्पेंसर, सर फिल्म सेड्री, फिल्म शेक्सपियर, वाटर लेफ एंड क्रिस्टन मार्लू इनटू द 17th century डॉन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस्ड अ डिफरेंट सब जेनर ऑफ पोइट्री कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोइट्री। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद, इन तमाम पोएटिक हज़ात को पढ़ने के बाद उसने एक नई चीज़ों की डेवलपमेंट की जिसका नाम मेटाफिजिकल पोइट्री का दिया गया डॉन की इस शायरी को। तो मजीद डियर स्टूडेंट इसकी आप हिस्ट्री को देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो इसकी नज़म है द गुड मॉरो। एक्चुअल तो इसको अगर हम डिटेल में स्टेंजा बाई 3 स्टेंजा है, इसको हम डिटेल में अगर डिस्कशन करें तो टाइम आपका बहुत लंबा हो जाए। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट देना चाहता हूँ और नीचे उसने उसी चीज़ों को उन्हीं जो 3 स्टेंजे हैं हर पोएम के आखिर में जो उन्होंने उसमें ये ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन किया। द टाइटल ऑफ द पोएम इंक्लूड्स द वर्ड मॉरो व्हिच इज आर्कियोलॉजिकल ओल्ड फॉर्म, यानी कि ये ओल्ड फॉर्म का जो कंटेक्स्ट था जो डॉन ने तमाम पोएटिक हज़ात को पढ़ने के बाद अपनी वर्डग में गुड मारो के नाम से इसको एड्रेस किया था और बिलव्ड एंड डिस्कसिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द लव, और उसने अपनी महबूबा और मोहब्बत के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस नज़म में उसमें इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट किया और अपने कन्वर्सेशन का जो स्टाइल था वो मेटाफिजिकल रखा, यानी कि जो जिस्मानी जो रिलेशनशिप है उसको आपने इग्नोर किया और जो लव की जो अफेक्शनेट्स की जो पॉयसनेस थी और जो होलीनेस थी उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया इन तमाम नज़मों में। ये था कुछ डॉन का मेटाफिजिकल कंट्रोवर्शियल जो स्टाइल था इनका जो है। तो ये कुछ चीज़ें भी है। सेकंड स्टेंजा के बारे में वो लिखता है, फर्स्ट स्टेंजा के बारे में अवेकन देयर स्लीपिंग सोल्स दे वर इन स्टेट ऑफ स्लंबर विद अ फॉलन लव, कि वो सोए हुए उठता है, वो मोहब्बत में मुब्तला होता है, वो वेलकम्स न्यू फेज, जिंदगी के न्यू फेज को वो वेलकम कहता है, शुड नॉट अफेड, वो ये भी कहता है कि अपनी फीलिंग जो है ना वो डरा हुआ महसूस ना करे, देयर लव मेक्स देम फियरलेस, अपने आप को अपनी मोहब्बत को जो है ना वो एक नाडर बनाना चाहिए, वो इन आर्ग्यूज को लव्स के बारे में कि वो एक बहादुर होना चाहिए, अपनी तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, अपने ख्यालात, अपने इजहार, अपनी तमाम जो मेटाफिजिकल थिंग्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हुए इन तमाम चीज़ों को, उन तमाम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। द वर्ल्ड दैट इज repeated the last 3 lines of the second stanza, this repetition refers to the contemporary development in Dawn is life। वो अपनी आखिरी जो 3 अल्फाज हैं वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो लम्हात हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मेकिंग द स्पीकर 15 और 16 सेंचुरी के अवाइल में वो लव के मतलब गुड मारो के नाम पे मेटाफिजिकल कंटेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ इसकी डिटेल्स भी हैं। और इस जो लास्ट के स्टेंजा है वो ईच अदर लुक इनटू ईच अदर आइज द, वो एक दूसरे को आंखों में देखकर स्पीकर सेड दैट लव इन देयर हार्ट्स इज रिफ्लेक्टेड ऑन द फेसेस, वो आंखों में आंखों देखने के बाद उनके चेहरे का इजहार होता है अपने द न्यू वर्ल्ड और नई जिंदगी का, इस नई दुनिया का आगाज होता है। कंपेयर द वर्ल्ड, अब वो अपनी मोहब्बत और दुनिया को आपस में कंपेयर करता है और ज़मीन और आसमान के जो दो फेसेस हैं हमें स्पायर में और उनको कंपैरिजन करने की कोशिश करता है। हाउ इंसिस्ट द वर्ड ऑफ द लव इज परफेक्ट, और वो इंसिस्ट करता है इन तमाम अवाइल में कि जो है ना वो मोहब्बत एक मुकम्मल है बजाय इसके दुनिया के। ये तमाम चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। सेकंड उसकी जो पोएम है द सन राइजिंग, कि जो है ना वो सूरज किस तरह निकलता है, बिजी ओल्ड फूल अनरोज द सन बाय डस्ट दो दस थ्रो विंडोज एंड, तो इन तमाम चीज़ों की अगर हम तशरीह डियर स्टूडेंट इस नज़म की इस पोएम की अगर देखेंगे तो नीचे जो है ना ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट किया। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 30 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजा, 3 स्टैंजा है और 30 लाइन्स है। द राइम स्कीम इज ABBACCD, जो इसका स्टाइल है जो हमने कल भी डिस्कस किया था इसको हम रेम स्कीम कहते हैं। इसमें इसको रिप्रेजेंट किया था पोएट यूजेस द लिटरेसी डिवाइस कॉल्ड एस्ट्रोफोम, इसको एड्रेसेस द सन व्हिच इज इन ए नॉन लिविंग थिंग, कि वो सन के बारे में अपना एड्रेस कर रहे हैं इस नज़म में कि वो नॉन लिविंग थिंग, कि वो नॉन लिविंग थिंग में है कि रहने वाली चीज़ें नहीं है। इज फैक्ट पर्सोनिफाइज द सन ट्रीटिंग इज लाइक ह्यूमन बीइंग
द स्पीकर ऑफ द पोएम यूजेस सेवरल नेम्स फॉर द सन एंड गिव्स इट मेनली एडवाइजेस कि वो मुख्तलिफ किस्म का नाम दिए जा रहे हैं सन्स को और अपनी इस ट्रीटमेंट को अपनी एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है सन के साथ। द पोएम ओपन इन एब्रप्ट मैनर, अचानक जो है ना ऐसे हालात, और स्पीकर्स कॉल द चीफ द सन हु हैज डिस्टर्ब हिम एंड हैज बिलव्ड हिम विद हिज अनटाइली अराइवल, कि वो अपने सन को जो है ना वो कसूरवार ठहरा रहा है कि वो अचानक निकल आता है और अपनी मोहब्बत के इजहार का जो है ना उसको जिम्मेदार ठहरा रहा है। इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम द स्पीकर यूजेस 4 एडजेक्टिव फॉर द सन, वो एडजेक्टिव इसका नॉन फॉर नॉन इसका यूज करता है। द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द कॉल द सन एन ओल्ड मैन एंड रेफर्स टू द constantly working towards the end of the poem. He again refers to the old age of the son and advises him to reduce the amount of the वर्क ही हैज टू डू, कि वो सन को जो है ना वो इस चीज़ का मम्बा बना के, इस चीज़ की बेस बना के वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। जो काम है वो चलते रहते हैं और ज़िंदगी जिस तरह सन जो है ना वो गरूब हो जाता है, इस तरह ज़िंदगी की लम्हात भी वो गरूब हो जाते हैं। द स्पीकर टेल्स कॉल्स द सन एन अनडिसिप्लिन्ड एंड रूड पर्सन हु peeps through the windows and curtains and defends the privacy of the speaker, and वो अपनी जो है ना वो रूड जो कंटेक्स्ट है यहाँ पे यानी कि वो जो गरूरपन है वो यहाँ पे वो ज़ाहिर करना चाहता है कि विंडो से इंसान क्या कहता है जो पर्दे उठा उठा के इन तमाम चीज़ों को कैसे वो सेंस को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है। ये क्लियरली टेल्स सन द लव्स नीड नॉट फॉलो द डिवीजन ऑफ द टाइम सब्जेक्ट टू द मोमेंट ऑफ द सन। द स्पीकर वो इसमें ये भी कहना चाहते हैं सन जो सन है वो निकल आता है, इसको मोहब्बत और उसके आर्गुइंग जो थिंग्स हैं उनकी जो है ना वो लव्स नीड नॉट ऑफ फॉलो द डिवीजन, कि वो उनको इन तमाम मोहब्बत के अंदाज में लव की जो फॉलोइंग है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। द मेटाफर प्रूव्स द मीनिंगलेस और टाइम ऑफ द लवर्स के दिस एंड एलोक्वेंट क्लेम बट इंडिकेट्स दैट द स्पीकर इज कॉन्फिडेंस इन हिज लव हिज फर्मली। एक्चुअल जो है ना वो करना ये चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है, जो स्पीकर है, जो राइटर है, जो पोइटर है, वो ये कहना चाह रहा है कि सन जो है ना वो निकल आता है बगैर टाइम से, इसको मोहब्बत के करने का कोई अंदाज नहीं है, इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, जैसा मोहब्बत करने वाले को परवाह नहीं होती इस तरह इसको नहीं है। तो इस किस्म की वो जो है ना मुख्तलिफ किस्म की वो कहना चाह रहा है। फिफ्थ सजाना में 3 कैटेगरी एडजेक्टिव ऑफ द सन, हिज ट्रूथ कंटिन्यूज द अब्यूज द सन कॉलिंग हिम इमेजरेबल a busy man who is concerned with a minor detail in every matter. He then advises the son to take him different tasks rather than disputing the loves. His loves of the advices includes the walking. जो राइटर है, जो पोइटिक है, वो सन के साथ बातें करता है कि आपको मैनर्स नहीं है, मोहब्बत के मैनर्स नहीं है, मोहब्बत के कहने के। अगर हम डियर स्टूडेंट इसी चीज़ को देखो तो सन की जगह किसी बिलव्ड को, किसी ह्यूमन नेचर को अगर वो डिस्कस करता तो आपको एक आसानी के साथ इन तमाम चीज़ों को समझने में टाइम मिल जाता कि वो एक्चुअल कहना क्या चाह रहा है। और आखिरी स्टेंजा में वो जो किरणें हैं सन्स की उसके बारे में वो क्लेम करता है कि वो किस तरह आंखों में पड़ती है, वो किस तरह डिस्टर्ब करती है, और आंखों को बंद करने पता ही डज नॉट वांट टू लूज द साइट ऑफ हिज बिलव्ड, वो डिस्टर्ब करती हैं कि जब वो अपने महबूब को देख रहा था और उसकी किरणें उसको डिस्टर्ब करती है, वो कहना चाह रहा है। और the speaker describes his beloved state of which he is a sovereign ruler. He refuses to accept anything else except the word he and his beloved have created. The kings and princeless assets copy the beloveds. इन तमाम चीज़ों में, इस तमाम सब्जेक्ट वो अपनी मोहब्बत के इजहार को सन के साथ कंपैरिजन करने की वो कोशिश करता है इस नज़म में। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है आपकी द वैलिडेशन फॉरवर्डिंग मोरिंग, यानी कि वो कराहना नहीं है, वो कराहने से मना कर रहा है। किसमें? गिव अप, वैलिडेशन मतलब गुड बाय, फेयरवेल, फॉरवर्डिंग जो है ना वो टॉकिंग कर रहा है किसके बारे में? अपनी मोहब्बत के बारे में, कि एक नेक इंसान था वो कैसा होता है, एक नूर एक नेक रूह वो कैसी होती है और वो कैसे वो दुनिया से पर्दा कर देती है। इसी तरह जो है ना वो इन तमाम चीज़ों को अपनी मोहब्बत के साथ वो कंपेयर करता है। कुछ अर्थ के बारे में यहाँ पे इस नज़म में वो जिक्र करता है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें तो वो नीचे इसकी इंटरप्रटेशन अपने अंदाज में दी हुई है। द वैलिडेशन फॉरवर्डिंग मोरिंग इज लाइक द मोस्ट वेल नोन पोएम, ये डॉन की बहुत मशहूर है। इट कंटेन्स फेमस 1611 में इसका जो ना यूरोप के वाइल में इसका
वो जिक्र हुआ था। 36 लाइन्स ऑफ द पोएम आर डिवाइडेड इनटू 9 स्टैंजा। 9 स्टैंजा है, इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री है, यानी कि जिस्मानी जो ताल्लुक है इसमें नहीं मिलता था। पोएम ओपन्स विद द स्माइल डिस्क्राइबिंग द डेथ ऑफ वॉइस मैन। वो नेक बंदे का, जो नेक बंदा वो कैसे, उसकी रूह कैसे वो इजाजत देते वो चला जाता था। फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स अटेंडिंग द डॉइन मैन डू नॉट नो दे आर अलाइव और डेड, कि वो मर चुका है या जिंदा। द स्पीकर यूज्ड एज एग्जांपल टू कन्विंस हिज बिलव्ड दैट दे हैव यू फादर, के वो इसको अपनी महबूबा को मुतासर करने की वो कोशिश करता है कि एक नेक इंसान की रूह जिस तरह चली जाती है, इस तरह इंसान की जिंदगी का भी कोई पता नहीं चलता है। एनदर आर्गुमेंट द स्पीकर यूज्ड टू कन्विंस टू हिज बिलव्ड टू स्टॉप मोरिंग, कि वो कराहना बंद कर दे। बेस्ड ऑन इज एग्जीक्यूटेड आइडिया द स्पीकर, के इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी चल रही है, इस तरह ज़िंदगी और मौत और जो है ना हमारी मोहब्बत की जो ज़िंदगी है उसमें अपनापन और अपनीयत और ऐसी चीज़ें जो इंसान को तकलीफ दे होती हैं ये आती रहती हैं। लिहाजा रोना नहीं है, कराहना नहीं है, अहोबका नहीं करनी, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे जो है ना इस पोएम में डिस्कशन किया है कि वो अपने महबूब से कहना चाह रहा है। जिस तरह नेक्स्ट स्टैंजा में द पोएम स्पीकर रेफर्स टू द अर्थक्वेक व्हिच केस डिस्ट्रक्शन, जिस तरह जलजला जो है ना वो तबाही लेके आता है, इसी तरह मोहब्बत को उसी जो है ना वो इसके साथ स्टार्स और प्लांट्स को जो है ना वो रिलेट किया गया है कि जिस तरह जलजिला तबाही लेके आता है कि मोहब्बत भी इसी किस्म की किस्म है कि आपको उन्हीं तमाम हालात में से गुजरना है, उन्हीं तमाम वाक़यात में से गुजरना है। जिस तरह एक जलजिला आता है, जलजिले के साथ इसको तशबीह दी है इस मोहब्बत को, और वो समझाने की कोशिश करने की ये तमाम चीज़ें आपको फेस करनी है, और फेस करने के साथ साथ आप इन तमाम चीज़ों को समझना है, और ये एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि आपने इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करना है। और कुछ स्टेंजा में लास्ट 6 स्टेंजा कंटेन smiling, referring to the beating of the piece of the gold in order to convert it into a thin sheet. The speaker uses example to convince his beloved that just like a gold flake which changes to into shape but lose is one of its purity, the spirit. वो एक सोने की मिसालें भी देता है कि हम किस तरह सोने को हम जो है ना वो लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे गोल्डन लम्हात भी वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि अपने महबूबा को कन्विंस करने की यहाँ पे वो कोशिश करता है। एक्चुअल फॉरबिडिंग मोरिंग का मकसद यही है कि कराहना नहीं है, मोहब्बत में ऐसे लम्हात भी आपको मिलते हैं, ऐसे जज्बात भी मिलते हैं, ऐसे वाक़यात भी मिलती हैं जिसमें बर्दाश्त की हद को क्रॉस करना पड़ता है। एक्चुअल यहाँ पे बहुत कुछ करने के बाद, सहने के बाद भी आपको लेके चलना पड़ता है। तो ये एक शॉर्टकट जो आपको कंसेप्ट है वो दिया जा रहा है इस नज़्म में। तो फॉरवर्डिंग वीपिंग कि यहाँ पे इसी मोहब्बत को जो है ना वैलिडेशन को वैलिडेशन मतलब है गुड बाय है, फेयरवेल है, कि जाते जाते जो है ना अपनी मोहब्बत के, अपनी महबूबा को जो कहना चाह रहा है कि आपने रोना नहीं है। इन तमाम अगर इन तमाम चीज़ों को डिस्कशन करेंगे तो टाइम बहुत बढ़ जाएगा, तो मैं आपको कंसेप्ट पेश करने के लिए नीचे लेके चलता हूँ कि जो इंटरप्रिटेशन किया गया है वैलिडेशन फॉरबिडिंग विद अनदर डॉन हिज पोएम कंपोज द ओकेजन ऑफ हिज सेटिंग इन सी ब्यूज एंड हिज अटेम्प्ट टू कंसोल द ग्रीफिंग वाइफ एनी। वो अपनी वाइफ को कन्विंस करने की, यहाँ पे जिसका नाम एनी बताया गया है। 27 लाइन्स ऑफ दिस पोएम डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजा, 3 स्टैंजा 27 लाइनें जो है ना, और इसका जो स्टाइल है रेम स्कीम है और एबीसी इट इज एड्रेस टू multiple beloved and consist of different argument given by the lover who is try to, और वो अपने महबूबा को जो है ना डिफरेंट जो आर्गुमेंट देने की कोशिश करता था। जो स्टार्ट है सेपरेशन इज अनएविटेबल एंड वन ऑफ द has to depart since they have little time to spend together. The speaker expresses his desire to weep because he wants to express his sorrow and anguish. वो अपनी गमी और खुशी और नाराजगी का जो कहता है वो इजहार जरूर होता है इस मोहब्बत के अंदाज में। अपनी महबूबा को समझाने की कोशिश करता है कि हर किस्म का पहलू इस मोहब्बत में आता है, हर किस्म का इमेज और रिफ्लेक्शन आपको अब मिलती है, लेकिन आपने रोना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। एक्चुअल मोहब्बत और अफेक्शन में जिस किस्म के हालात है ये भी उसी किस्म के इसमें सारे के सारे स्टैंजे थर्ड में है, सेकंड में वो जिक्र होता है। टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टैंजा स्पीकर प्रेजेंट्स अनदर आर्गुमेंट टू फॉरवर्ड हिज बिलव्ड फ्रॉम वीपिंग, और उन्होंने से मना करा। ही रिमाइंड्स द बिलव्ड ऑफ देयर क्लोज एसोसिएशन एंड असर्ट्स दे ब्रीथ द सेम ब्रीथ द मोर आर वन ऑफ द साइंस। वो कहते हैं जिंदगी वो चलती रहती है, सांसें चलती रहती हैं, आपने रोना नहीं है। ये मुश्किलात, ये
परेशानियां, ये हर किस्म के, जैसे लास्ट में जो है ना अर्थक्वेक का यानी कि जलजले का जिक्र किया कि मोहब्बत एक जलजले की मानंद भी है, इसमें भी इसी किस्म के किया कि बहुत सारी आपको परेशानी और ऐसे लम्हात का सामना करना पड़ेगा। और इसमें वो अपनी वाइफ का भी एनी का जिक्र कर रहा है जिसको वो समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको डायरेक्टली हिट किया गया है कि आपने अपने सांस की जो जॉयज एंड सॉरोज हैं, आपको जो बुरे हालात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा इसमें आपने रोना नहीं है। द लव इज इनफिनिटीनेस, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, मोहब्बत की कोई लिमिट नहीं है, मोहब्बत की कोई आशा नहीं है, मोहब्बत की कोई भाषा नहीं है, मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं है, मोहब्बत की कोई ज़ात बरादरी नहीं है, मोहब्बत की कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। इसमें वो कहना चाह रहा है कि आप जो है ना उसको आप लिमिट तक ले जाए, सारी की सारी इस नज़म में ये यहाँ पे लिखा है। तो इंटरप्रिटेशन में हम आते हैं तो इसमें भी जो है ना वो 3 स्टैंजा दिए गए हैं और इसको 33 लाइन्स हैं इसमें। लाइक एंड डॉन पोएम इज द स्पीकर इन दिस पोएम आर्ग्यू अबाउट लव, इसमें मोहब्बत के बारे में दिया जाए। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ पोएम इज दैट द स्पीकर थ्रू टॉक्स अबाउट लव हैज यूज्ड वोकैबुलरी बोरोड फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, और इसमें वो कॉमर्स एंड ट्रेड के जो वर्डिंग है वो भी यूज कर रहा है, या तो एक्सप्रेशन सच एज परचेज, स्पेंड, बार्गेन, स्टॉक्स, आउटवर्ड, इट्स बिसाइड डोम आल्सो, यानी कि मोहब्बत के सौदागर कैसे होते हैं, जिंदगी को कैसे गुजारते हैं, बार्गेनिंग कैसे करते हैं, अपनी जिंदगी को स्टॉक्स कैसे करते हैं, आउटवर्ड, बिसाइड्स वगैरह का यहाँ पे इस पोएम में आपको जिक्र मिलता है। और आगे स्टेंजा में इन फ्यूचर शी गिव्स हिम हर लव, इट विल बी a new love created by others, love who like him has spent his capital for buying her love, he never sees her resourceful because they manage to outbid him and buy her love, कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशियों और गमियों के साथ किस तरह इजहार करने के साथ उसको कैसे मैनेज करता है, जिस तरह ट्रेडिंग की जाती है, जिस तरह कारोबार किया जाता है उसको वो कैसे लेके जाता है, कैपिटल में बाइंग कैसे की जाती है, और किस तरह वो इस अंदाजे बयान को वो अपना वो यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में पेश करने के लिए। थर्ड में वो कहता है कि स्पीकर कैन हैव ऑल हर लव एंड येट ही नो able to have any more love the beloved in a dynamic intensity and it grows, it develops and it ये आस्ता आस्ता ग्रो होती है और दिन ब दिन स्लोली ब स्लोली एंड ग्रेजुअली कंटेक्स्ट में ये अपने आप को लेके चलती है और ये अपनी तमाम नीड्स को देखते हुए लेके चलती है। द पोएम एंड सॉल्यूशन दीज पैराडॉक्स द स्पीकर सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग देयर हार्ट्स टू ईच अदर द लव शुड ज्वाइन देम, वो कहता है कि अपनी ज़िंदगी के जो है ना अपना दिल किसी को देने से बेहतर है कि एक दूसरे को ज्वाइन करे ताकि ज़िंदगी को आसानी से दे इज प्रोबेबली प्रपोजिंग अनफिक्शन थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि वो प्रपोज भी कर रहा है और मैरिज की तरफ भी लेके चल रहा है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। द कंजेशनल यूनियन इज मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग एज कम्पेयर टू द टेम्पररी सो स्टेंट्स ऑफ द फ्लेटिंग अफेक्शन द लव्स वंस यूनाइट एंड क्रिएट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। वो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को वो लेके चल रहा है कि ज़िंदगी को जो है ना वो ना सिर्फ दिल दें बल्कि अपनी उन तमाम लम्हात को, अपनी उन तमाम मुश्किलात को, सफ़र जो कर रहे होते हैं फेस करने के बाद अपनी मैरिज की तरफ इन तमाम चीज़ों को लेके चलें। तो नेक्स्ट वन है द हॉली सुनर्स। हॉली सुनर्स जो है कि जिस तरह मेडिटेशन होती है, जिस तरह आपका योगा होता है, जिस तरह हमारे पास कुरान और हदीस है, इस तरह वो हॉली सुनर्स का जो उसने सुनर के कंटेक्स्ट को जो है ना शेक्सपियर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसकी जो डॉन की जो हॉली सुनर्स हैं वो उसके बारे में वो क्या रकम तराज हैं, वो क्या राइट डाउन यहाँ पे कर रहा है। द हॉली सुनर इज मॉडल आफ्टर द इटालियन सोनेट एंड कंसिस्ट ऑफ द ऑक्टेव एंड सनसेट लाइक डॉन इज अदर पोएम। ये दूसरी पोएम के कंटेक्स्ट के अवाइल में सुनट को रिप्रेजेंट किया गया है, जिस तरह हमारे पास हमारी जो पाक किताबों का जैसे जिक्र किया है इसी तरह उसकी हॉली सुनट की जो पोएम का है उसमें जिक्र किया था। और इसमें वो क्या कहता है आइए देखते हैं। डिस्पाइट बीइंग अग्रेसिव स्पीकर सेम्स टू द हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड एंड देयरफॉर इन द नेक्स्ट लाइन ही हैज आस्क्ड टू रिपेयर हिम हिज डिस्पाइट टू हैव गेट फिक्स्ड अगेन बाय हिज creator is based on the fact that he is about to die and he wants to regain his previous status because his worldly life ends. Apparently he is referring to physical deterioration is old age which has made his body feeble and यहाँ पे वो अल्लाह ताला का वो जिक्र करता अपने गॉड का जिक्र कर रहा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तो दी है, गॉड ने ज़िंदगी तो दी है, वो उसको वो कैसे क्रिएट लेके चलता है, वो जो देता है वो ले भी जाता है। और इसी अंदाज में इन तमाम चीज़ों को वो परेशानी के लम्हात वो जिक्र करने की कोशिश करें। द थर्ड लाइन ऑफ द सोनेट डॉन पर्सनिफाइज डेथ एंड वो मौत के बारे में जिक्र किया है और रिवाइवल एडवांसिंग टुवर्ड्स हिम कि वो हमने उसको कैसे रिवाइवल करना है और कैसे लेके चलना है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो जिंदगी
कि अब वो मौत से डरता नहीं है, एंड मूव्स टुवर्ड्स इट विद इक्वल एंथुसियाज्म, और वो अपनी ज़िंदगी को बराबरी के पुरजोशी के अंदाज में लेके आगे बढ़ रहा है। दिस इज पिक्चोरियस प्रेजेंटेशन ऑफ ए मैन fearlessly heading towards death, and it is a dual combat between him and his arrival। और वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो बगैर खौफ के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत इस मौत और ज़िंदगी जो है ना वो इसी चीज़ का एक हिस्सा है, अल्लाह ताला की तरफ से है, और वो आनी है, वो अचानक आ जाती है, और हमें उन तमाम चीज़ों से परेशान नहीं होना। he recalls his sinful past and feels ashamed of his wicked deeds। his souls, अपनी रूह को इस किस्म का आपने बनाना है कि वो तमाम दुनिया जो है ना वो रहती दुनिया, इर्द गिर्द के जो अवाइल के लोग हैं वो इस किस्म के आपको लेके चलना है कि आपने उनको डिक्लेयर करवाना है कि एक नेक जिंदगी है, एक नेक जिंदगी है। इट डिक्लेयर दैट हिज ओनली होप लाइव इन द मर्सी ऑफ गॉड। वी फर्मली बिलीव दैट इट हैज सिंस वी डोंट हिज गॉड इज beloved Adonis will rescue him, and he will manage to rise again. He then admits that he is tempted by the certain whom he calls old earth. The sonnet ends with a strong hope that will God rescue and respite his recklessness and disobedience। और यहाँ पे वो ये भी कहना चाह रहा है कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, इसको अच्छे से गुजारें, नेक ज़िंदगी गुजारें, ये उसकी अमानत है, और स्ट्रांगली इसको लेके चलें। वो यहाँ से आपको नाफरमानियों की तरफ के बारे में जिक्र किया है कि नाफरमानियाँ ना करें। इन द लास्ट लाइन ऑफ सुन्नत डोंट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स और कंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ही क्लेम्स दैट द विकल्ड लाइफ ही हैज़ दैट, कि वो ऐसी हार्डनेस और विकल्ड लाइफ को नहीं गुजारना चाहिए, एक अच्छे अंदाज में, एक नॉवल अंदाज में गुजारना चाहिए, जैसे नेक लोगों की रूहें गुजारती हैं। ये कुछ सिंपल सा यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ जो है ना डेथ के बारे में आ गया, बी नॉट प्राउड death be not through some have called the mighty and dreadful for so and so not। जिंदगी और मौत का वो डोनर सोनेट use the model of the English sonnet and devise the 14 lines in the 3 part 2 quatrains and calculate in this sonnet। Donner uses the literacy device and alpha with which he also used in the poem The Sun Rising the abstract idea of death। He is in fact personifies death and presents as an argument person who goes around boasting about his power and strength। In the first quatrain then challenges death and claims that he is not a powerful and Frederick is claims to be। He argues that death and over the people, but effect is that they do not die। He later takes up the पहले जो है पैराग्राफ में वो चैलेंज कर रहा है डेथ को कि वह अपने इन तमाम चीज़ों को परेशान नहीं होना है, और बड़ी वो हाउसफुल और इनकरेजमेंट में वो इन तमाम चीज़ों को देख के अब वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि ये एक आपने इन तमाम चीज़ों को क्लेम्स टू बी ही आर्ग्यूज दैट डेथ इट इज़ नॉट ओवर थ्रू पीपल, कि वो तमाम चीज़ों को ओवर थ्रू हुए यहाँ पे नहीं। इन द सेकंड क्वार्टर डोंट डिस्कशन आइडियाज रिलेटेड टू डेथ, कि वो आइडिया के बारे में डिस्कस ही रेफर टू द स्लीप विच इज़ ए फॉर्म ऑफ डेथ। वो कह रहा है कि वो सोना भी जो है ना वो एक मौत की एक किस्म है, बट इज़ नॉट ए हॉरिफाइंग डेथ, लेकिन वो खौफनाक नहीं है। इट रिलैक्स ह्यूमन बीइंग एंड मेक्स देम हैप्पी, और वो रिलैक्स हो जाता है, इंसान खुश हो जाता है। मोर ओवर डेथ एम्ब्रेस virtues एंड पॉइस मैन एंड पुट्स देयर बॉडीज टू रेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट, कि वो एक इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो रेस्ट की तरफ है, रिलैक्सेशन की तरफ जाती है कि ज़िंदगी। एंड थर्ड क्वेश्चन डॉन रिमाइंड्स दैट इज लाइज ऑन ए फेट और चांस, एंड कि ज़िंदगी एक किस्मत का एक है, डेथ एक किस्मत का एज वेल एज रूल्स और who order killing people and also criminals who commit murders। के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को क्रिमिनल बना लेते हैं लोगों को मर्डर करने के बाद, बिसाइड डेथ एंड कैन बी कॉज्ड बाय टेकिंग पॉइजन, और कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं पॉइजन लेकर इन वार, और कुछ जंग में, एंड बिकॉज ऑफ द इलनेस, कुछ बीमारियों की वजह ही। अगेन मेंशन स्लीप एंड द अफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूसिंग, एंड वो ड्रग्स का यहाँ पे जिक्र किया गया और स्लीप का वहाँ पे फिर जिक्र किया गया। वो कहना ये कि चाह रहा कि इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो ऐसे ही है जैसे इंसान बीमारी से मर जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं तो इंसान वो कहता है वो सो भी जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और ये इसी किस्म की एक चीज़ है। तो इंसान को एक नई ताकत मिलती है सोने के बाद, एक बलबला आता है, कि जोश आता है, और थकावट जो है ना वो दूर हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को वो कहना चाहता था। लास्ट टू लाइन्स ऑफ द सोनेट और कॉपलेट एंड दे some of the point mentioned in the
कैटरेंज डोंट क्लेम्स दैट बर्थ इज नथिंग, वो उसने इस चीज़ को मौत है ही नहीं है, बट शॉर्ट स्लीप मेन टू ट्रांसपोर्ट मैन टू आफ्टर लाइफ, कि वो इंसान एक जो है ना वो थोड़ी देर के लिए सोता है, व्हेन ए पर्सन डाइज ही अल्टीमेटली वेक्स अप इन ए वर्ल्ड विद द बिकम्स अबाउट, वो उसका ये नजरिया है कि इंसान थोड़ी देर के लिए सोता है, उसके बाद दोबारा जो है ना वो जाग जाता है, और जागने के बाद एक फ्रेश लाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी में बढ़ता है। तो ये डेप्थ में इन तमाम चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है, इन तमाम इस नज़म में, इस पोएम में। और जो पहले वाली 5.7 था उसमें जो है ना अपनी डेथ के रिप्रेजेंटेटिव बाइबल एडवांसिंग टुवर्ड्स ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ एंड मूव्स टुवर्ड्स इट विद इक्वल एंथुसियाज्म, उसमें भी यही भी जिक्र किया गया कि कोई मौत कुछ नहीं होती, बहुत एक आम सी चीज़ है, जैसे इंसान की ज़िंदगी है, जैसे कारोबार है, जैसे आपकी आम लाइफ है, जैसे हम शॉपिंग करने के लिए जिले जाते हैं, हम ट्रेड करते हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद डॉन ने इस डेप्थ को भी अपने रिप्रेजेंटेड किया है कि ये एक ऐसी ही कॉइंड है, एक ऐसी ही फाइम है जिसको हम सोने के बाद हम जागते हैं तो अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। तो समरी पॉइंट्स इसका में ये है कि हमने मेटाफिजिकल बारे में किया कि मेटाफिजिकल है क्या है, 16th सेंचुरी के वाइल में जो है ना क्या पढ़ा हमने, क्या लिसन किया, उसके बारे में चीज़। सम ऑफ द इंग्लिश पोएट्री इन 17th सेंचुरी में फुट स्टेप ऑफ डॉन इज एंड प्रोड्यूस मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल रिलेटेड अगेंस्ट द कन्वेंशनल पोएट्री एंड इंट्रोड्यूस द न्यू ट्रेंड। मेटाफिजिकल पोएट्री में न्यू ट्रेंड क्या था, उसमें हमने सीखा न्यू ट्रेंड यही था कि इसमें जिस्मानी जो तलक़ात हैं उसका तस्करा नहीं मिलता, और इसमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं जो एक लव के अगेंस्ट होती हैं। रेंज ऑफ टॉपिक्स बहुत सेकुलर एंड रिलीजियस, और इसमें सेकुलर टॉपिक एंड रिलीजियस टॉपिक भी पाए जाते हैं, जैसे मौत और ज़िंदगी का जिक्र किया गया, रोने का जिक्र किया गया, आपने डरना नहीं है उसके बारे में जिक्र किया, कराहने का जिक्र किया गया। तो ये एक शफाफियत है यहाँ पे पाई जाती है, जो एक नई चीज़ें थी जो आपने सीखी। मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क है यूजर कंसाइड विच आर एक्सटेंडेड कंपैरिजन बिटवीन डिसिमिलर ऑब्जेक्टिव। आपने मेटाफिजिकल पोइट्री को ऐसे अंदाज में पेश किया जो किसी भी और पोइट्री में नहीं मिलता। तो आपने वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग बोरेंग जो नई जो नज़में थी उसके बारे में, उसका जो कंसाइट है उस चीज़ को अपने सीखने की कोशिश की थी। ये था एक छोटा सा आज का यूनिट नंबर 5 लेक्चर नंबर 5, ये सिर्फ असेसमेंट क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी पोएम हैं इसके स्टेंजा को आपने गौर से पढ़ना है, और उन स्टेंजा में से 2 3 4 जो है ना एक एक स्टेंजा होगा 4 4 5 5 लाइन, और उसी को एक्सप्लेन करने की आपने पेपर्स में कोशिश करनी है। हर पेपर हर आपके लेक्चर के एंड पे आपको मैं गेस्ट दे दिया करूंगा कि आपकी जो यहाँ पे 3 4 5 किस्म की जो आपको मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है एक शॉर्ट कंसेप्ट में, उसको आपने देख लेना है और उसी को अपने जहन नशीन कर लेना है, माइंडसेट में इन तमाम चीज़ों को बैठा लेना है। और एंड पे यही है कि ये जो 4 5 जो आपकी पोइम्स है इनके स्टेंजा को आपने गौर से पढ़ लेना है, गौर से सुन लेना है, गौर से जहन नशीन कर लेना है। इन्हीं में से आपको 1 2 स्टेंजा आ सकता है आपके पेपर्स में। तो ये था आपका यूनिट नंबर 5 लेक्चर नंबर 5। उम्मीद है आप लोगों को पसंद है। इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे हर लेटेस्ट स्टूडेंट तक फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।